नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की तरफ। लोकसभा में आज गोवा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से जुड़े बिल पर होगी चर्चा, तो वहीं राज्यसभा में पेश होंगे बैंकिंग और आपदा से जुड़े संशोधन विधेयक। बीजिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता जारी। एनएसए अजीत डोभाल चीनी समकक्ष विदेश मंत्री से कर रहे हैं बातचीत। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति और होगी मजबूत। विशाखापट्टनम में आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस। निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन का है मास्टर। गाजा में बड़ी संघर्ष विराम की संभावना। सीरिया के अंदर बफर जोन में पहुंचे नेतन्याहू, कहा इजरायल की सुरक्षा प्राथमिकता में शामिल। और खेल की खबरों में ब्रिस्बेन टेस्ट के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए दिया 275 रन का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 89 रन के स्कोर पर घोषित की अपनी दूसरी पारी। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। लोकसभा में आज 4 और राज्यसभा में 2 बिल चर्चा के लिए रखे जाएंगे। लोकसभा में आज गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होनी है। इस विधेयक का उद्देश्य गोवा में जनजातीय समुदायों को प्रभावी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लोकसभा में जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल माल ढुलाई से जुड़ा द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और समुद्री मालवाहक अधिनियम 2024 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन बिल 2024 सदन के सामने रखेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पास रखने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सदन के विचार के लिए रखेंगे। ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बिल जनता की इच्छा अनुसार लाया गया है। ये सरकार का पुश नहीं है, ये देश की जनता का पुश है। मैं देश का नागरिक हूं। कितने बार आपको और हमको सामना करना पड़ता है कि हर माह कहीं ना कहीं चुनाव है, हर माह कहीं ना कहीं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रहा है, हर माह कहीं ना कहीं काम पूरी तरह से उस राज्य में ठप हो जाता है। क्या ये देश हित में नहीं है? ये जनमानस की आशा और अभिलाषा है कि बंद करो ये हर माह कोड ऑफ कंडक्ट और बेकार में पैसा खर्च, एक बार में सब कुछ खत्म कर लो और 5 साल हमारी सेवा में लग जाओ। प्रधानमंत्री जी देश की जनता की आशा और आकांक्षाओं को साकार करने में लगे हैं। वहीं ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल को लेकर ईवीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है उस पर जनता के साथ साथ सहयोगी दल भी असहमत हैं। ईवीएम को लेकर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जवाब देख ले, कांग्रेस टीएमसी का जवाब देख ले, और कांग्रेस को कब ये सूचना मिलेगी कि जिस राह पर वो चली है वो राह न देश की जनता चाहती है और वो राह न विपक्ष के गठबंधन के साथ ही चाहते हैं। और इसलिए अब स्थिति कांग्रेस की आ गई है कि देश की जनता ने तो कांग्रेस का हाथ तो छोड़ ही दिया, कांग्रेस का साथ तो छोड़ दिया, इंडी ब्लॉक के गठबंधन के पार्टीज भी उनका हाथ छोड़ रहे हैं और उनका साथ छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय बीजिंग में है। यहां वो आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये 23वें दौर की वार्ता है। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी मौजूद हैं।
एलएसी पर सैनिकों की वापसी में से जो तनाव कम हुआ, उसके बाद से अब कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये वार्ता भारत और चीन के बीच सीमा विवादों और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने का एक मंच है। पिछली बार ये बातचीत दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और उसके बाद से गलवान घाटी में सीमा विवाद की वजह से ये वार्ता निलंबित कर दी गई। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 5 वर्षों बाद हो रही है। इस वार्ता की शुरुआत फिर से करने की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में बनी। इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी बैठक हो चुकी है। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करने की व्यवस्था पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जुलाई 2003 की बीजिंग यात्रा के दौरान सहमति बनी थी और इसका उद्देश्य ये था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो और अब तक 22 दौर की बातचीत हो चुकी है। एनएस डोभाल ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता से भारत चीन की जो बीच सीमा विवाद है उसे लेकर शांतिपूर्ण समाधान के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि दोनों देशों के बीच एलएसी पर आखिर पेट्रोलिंग को लेकर क्या सहमति बनी। देपसांग की अगर बात करें तो गश्त के लिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 11A, 12 और 13 तक सैनिक जा पाएंगे। वहीं डैमचौक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी वो गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी पॉइंट 15 और PP 17 बफर जोन है। अब बफर जोन क्या है? बफर जोन जहां वो इलाका माना जाता है जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती, यानी ये जोन दोनों सेनाओं जो विपक्षी सेनाएं हैं उसे अलग करते हैं। गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर अभी पेट्रोलिंग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति है। डैमचौक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया। चलिए अब जान लेते हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स कैसे हैं और इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो 1 नवंबर 2024 से डेमचौक और देपसांग इलाके में गश्त शुरू हुई, यानी पेट्रोलिंग शुरू की गई। दोनों इलाकों में एक बार फिर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों की तरफ से गश्त की जाएगी, यानी वहां पर पेट्रोलिंग की जाएगी दोनों सेनाओं द्वारा। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद था, जिसकी वजह से सुर्खियों में आया ये पूरा मामला। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर 2024 को एक समझौता हुआ और इस समझौते के चलते ये गतिरोध टूटा। दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचौक से पीछे हटेंगी और अब ये भी समझते हैं कि आखिरकार सीमा विवाद को कम करने के लिए कब कब क्या क्या प्रयास किए गए दोनों, अगर हम देखें देशों द्वारा, तो दोनों देशों ने 2003 में स्थापित किया था विशेष प्रतिनिधि तंत्र। ये कोशिश थी इस गतिरोध को ख़त्म करने की और 21 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में अजित डोभाल और वांग यी के बीच 22वें दौर की वार्ता हुई। जनवरी 2012 में भी नई दिल्ली में 15वें दौर की ये विशेष प्रतिनिधि तंत्र की वार्ता हुई थी। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की स्थापना हुई और उस पर MOU भी साइन हुआ। जून एक कार्यतंत्र और सैन्य माध्यम से तनाव कम करने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ ये जो कार्यतंत्र यानी WMCC वो अब तक 32 बैठकें कर चुका है और 32वीं जो बैठक थी वो अभी हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो ये लब्बो लुबाब है जिस तरह से कोशिशें ये की जा रही हैं कि जो गतिरोध है वो टूटे और सीमा विवाद को सकारात्मक तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। बढ़ते आगे, नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का ये नवीनतम सर्वेक्षण पोत का वजन लगभग 3800 टन है और 110 मीटर लंबा ये जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना का ये नया जहाज बेहद अत्याधुनिक, हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा जहाज निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया, उसी में उसको महारत हासिल है। ये पूर्ववर्ती पोत निर्देशक के पुनर्जन्म का प्रतीक भी है और इस पहले पोत को 32 वर्षों की सेवा के बाद
19 दिसंबर 2014 को नौसेना के बेड़े से विदा कर दिया गया था। नौसेना के समुद्री जहाज का निर्माण JRSC कोलकाता में किया गया। जहाज के निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये उपलब्धि जहाज के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता और भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की पुष्टि करती है। ये पोत समुद्र में लगातार 25 दिन तक रह सकता है और 18 समुद्री मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ये देश के जल क्षेत्र का मानचित्रण करने और अपने विदेशी सहयोग सर्वेक्षणों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसमें नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। बात संभल की, जहां खगूसराय स्थित मंदिर और कुएं का ASI की टीम कल सर्वे करेगी। जिले के DM ने ASI को सर्वे करने के लिए एक पत्र लिखा था और ASI की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को संभल का दौरा करेगी और प्राचीन मंदिर का सर्वे भी। आपको बताएं कि संभल में लगातार कुओं की खुदाई जारी है। अनेकों कुएं खोदे जा चुके हैं जिनमें कई मूर्तियां मिली। पहले मंदिर के पास प्राचीन कुएं की खुदाई की गई। आज छतरी वाले और सानी वाले फाटक के पास कुएं पर नगर पालिका की ओर से खुदाई की जा रही है। आज भी संभल के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भाजपा नेता सुनील भराला आज संभल का दौरा करेंगे। संभल जिले में 1982 दंगों के उपरांत भगवान बालाजी के मंदिर को दबा दिया गया था और रोक दिया गया था, परंतु भगवान महादेव जी की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। पुनः योगी जी की सरकार में पुनः भगवान शंकर जी स्वयंभू उभर करके आए हैं। उनकी शक्ति हम सबको प्राप्त होगी। मैं कहना चाहूंगा, कल संभल जाने के बाद भगवान बालाजी के मंदिर में महादेव जी को मैं उनको 51 किलो दूध से नहलाऊंगा और वहां पर भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करूंगा। और अब बात ठंड की, जिसकी वजह से देश के उत्तर मध्य भाग में ठिठुरन बढ़ गई है। मध्य भाग के कुछ राज्यों में शीतलहर के कारण लोगों को घरों से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा राजधानी दिल्ली समेत NCR में धुंध की हल्की परत दिखाई दी। वहीं हरियाणा के कुछ हिस्सों में ठंड की वजह से घना कोहरा छाया रहा। वहीं राजधानी में कपकपाती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग आश्रय घरों में रात बिताने के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी अलग अलग जगहों पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 483, आनंद विहार में 481, नेहरू नगर में यह आंकड़ा 480 है। अलीपुर और मुंडका में AQI 473, CRRI मथुरा रोड, पटपड़गंज, रोहिणी में AQI 466 दर्ज किया गया। नरेला और सोनिया विहार में भी AQI 463, RK पुरम में 462, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 457 और ITO में AQI 455। वहीं IGI हवाई अड्डा में AQI 418, लोधी रोड 352, चांदनी चौक में AQI 373 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर हालत को देखते हुए ग्रैप 4 लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के चिनाब घाटी के जंगल में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। आग की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंचा। वीडियो में आग की लपटों को देखा जा सकता है। स्थानीय लोग अब वन विभाग की टीम, वन्य जीव विभाग के साथ और पुलिस की टीमों को लेकर आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी है। वन संरक्षक चिनाब सर्कल डोडा संदीप सिंह ने बताया कि आग बुझाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया। मामले की जांच की जा रही है। आग लगने के कारण अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसकी पीछे की वजह क्या रही। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एक घर में आग लगने से 6 लोगों की जान चली गई और 4 लोग झुलस गए। घायलों को घर से रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कठुआ GMC प्रिंसिपल SK अत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त सहायक मेट्रन के मकान से आग लगी। 10 लोगों में से 6 को मृत लाया गया और उनमें से 4 घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिस्टर रिटायर हुए थे 2-3 महीने पहले अक्टूबर में, असिस्टेंट मैट्रन।
उनके घर में ये जो रेंटेड हाउस में रहते थे, तो ये 10 लोग आए थे। 6 लोग जो हैं ब्रॉड डेड हैं, जिसमें उनके हस्बैंड है, उनकी बेटी है, उनकी बेटी का बच्चा है जो कि फॉरेन में है, और 2 बच्चे जो इनके ब्रदर के बच्चे हैं, और साथ में इनका बेटा है। तो ये 6 लोग ब्रॉड डेड थे, और 4 लोग ये खुद सिस्टर, इनकी भाभी, फिर इनका एक हेल्पर और एक इनके नेबर जो इंजर्ड थे। आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये 6 लोग जो हैं ये ब्रॉड डेड ही थे। अगर कारण प्रीलिमिनरी जो लगता है इनकी सबकी डेथ जो है सफोकेशन से हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत पर दुख जताया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, कठुआ शहर के शिवनगर इलाके में आग लगने की घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। मैं जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। मंडल अध्यक्ष राहुल जी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं की हमारी टीम मौके पर सहायता कर रही है। ओम शांति। श्रीलंका की यात्रा के लिए भारतीयों को अगले वर्ष जनवरी से निःशुल्क वीज़ा मिलेगा। भारत उन 39 देशों में शामिल है जिनके लिए श्रीलंका ने निःशुल्क वीज़ा की व्यवस्था की। भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने कल नई दिल्ली इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद में एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसदीय गजट अधिसूचना जनवरी में जारी की जाएगी। विजिता हेरात ने उम्मीद जताई कि भारत भी श्रीलंका के नागरिकों के लिए ऐसी सुविधा देगा। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं जिनके आधार पर द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका आने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या जो है वो भारतीयों की है। एक देश एक चुनाव से जुड़े 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पक्ष में 263 और विरोध में 198 सदस्यों ने मतदान किया। ये पहला अवसर था जब नई लोकसभा कक्ष में स्वचालित मत रिकॉर्डिंग मशीन का उपयोग किया गया, जिसमें कुल 359 सांसदों ने अपने मत मशीन के माध्यम से दर्ज किए, जबकि शेष 92 मत पर्चियों के माध्यम से डाले गए। पर्चियों से डाले गए मतों में से 43 पक्ष में और 49 विरोध में थे। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है, और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bills 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरोही, तंगधार, कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान सेना को 4 पिस्तौल, 6 पिस्तौल मैगजीन, लगभग 4 किलोग्राम नशीले पदार्थ समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। ऑस्कर 2025 के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्टलिस्ट जारी की। कुल 85 फिल्मों में से इस श्रेणी में 15 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस सूची में भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म संतोष भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन आमिर खान की लापता लेडीज टॉप 15 में अपनी जगह नहीं बना पाई। जानकारी के अनुसार ऑस्कर अवार्ड का ऐलान 17 जनवरी को किया जाएगा और 2 मार्च को ऑस्कर अवार्ड्स की सेरेमनी होगी। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। भारत में हर साल 18 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी मौजूद रहेंगे। संविधान में भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिया गया। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारत में रहने वाले ऐसे समुदाय जिनकी संख्या कम है, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत में कुछ समुदायों को अल्पसंख्यक के तौर पर चिन्हित किया गया, जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन समुदाय भी है। भारत में अल्पसंख्यकों का मंत्रालय उनके अधिकारों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्य है। रूस ने कहा कि वो अपने शीर्ष जनरल इगोर किरिलोव की मौत का बदला लेगा। जनरल इगोर किरिलोव की कल मॉस्को में बम धमाके में मौत हुई है। इगोर की हत्या के बाद रूसी सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के साथ बदला लेने पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब यूक्रेन के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को इसका खामियाजा भुगतना होगा। रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा बल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर की हत्या की जिम्मेदारी यूक्रेन सीक्रेट सर्विस ने ली और ये लड़ाई के बाद अब तक यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर मारे जाने वाले सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं। गाजा पट्टी में पिछले 14 महीनों से जारी संघर्ष थमने की संभावना बढ़ गई है। इस दिशा में संघर्ष विराम समझौता करीब बताया जा रहा है। मिस्र और कतर के मध्यस्थों के साथ मिलकर अमेरिकी प्रशासन ने अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद छोड़ने से पहले वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही के दिनों में गहन प्रयास किए। समझौते के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर मध्यस्थता कर रहे हैं। इस बीच हमास ने एक बयान में कहा कि अगर इजराइल नई शर्त रखना बंद कर देगा तो गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों पर समझौता संभव है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना सीरियाई सीमा के पास बफर जोन में तब तक रहेगी जब तक इजरायल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती। ये पहली बार था जब कोई इजरायली सेना सीरियाई इलाके में दाखिल हुआ। पीएम नेतन्याहू ने बताया कि 53 साल बाद जब वो एक सैनिक थे तब वो माउंट हरमन के शिखर पर थे, लेकिन अब हाल ही की घटनाओं को देखते हुए हालात बदल चुके हैं और माउंट हरमन की अहमियत इजरायल की सुरक्षा के लिए और बढ़ गई। पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल कात्स के साथ बफर जोन का दौरा किया। कात्स ने कहा कि इजरायली सेना को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए किलेबंदी जैसी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शक्तियों और ईरान पर 2015 के उस समझौते को बहाल करने के लिए तत्काल काम करने का दबाव डाला, जिसके तहत तेहरान पर लगे प्रतिबंधों को उसके परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध के बदले हटा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने चेतावनी दी कि इसकी सफलता या विफलता हम सभी के लिए मायने रखती है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन के साथ ईरान के समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में माना जाता है। फ्रांस ने चक्रवात से प्रभावित मायोट द्वीप पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तूफान प्रभावित इलाकों का गुरुवार को दौरा करेंगे। मायोट द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। फ्रांस के रियूनियन आइलैंड से राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और मेडिकल टीमें सहायता के लिए भेजी जा रही हैं। आवश्यक सामान, चिकित्सा सामग्री को रियूनियन द्वीप से हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र का एकमात्र जीवन रेखा के रूप में है। खबर कनाडा से, जहां राजनीतिक संकट अब गहराता जा रहा है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री ट्रूडो पर पद छोड़ने को लेकर दबाव बढ़ता हुआ।
उनकी अपनी सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने 1/3 सांसदों के नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई। साथ ही विपक्ष ने भी ट्रूडो के इस्तीफे की मांग की है। ट्रूडो ने अभी तक ये तय नहीं किया कि वे प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर इस्तीफा देंगे। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर में हुई गोलीबारी की घटना में एक आदमी की मौत हुई, वहीं 9 अन्य लोग घायल। बाल्टीमोर में कई गोलीबारी की घटनाओं की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस को एक गाड़ी में आग लगी दिखाई दी। मौके पर कई लोग गोलीबारी का शिकार हुए और बाल्टीमोर काउंटी पुलिस के प्रमुख रॉबर्ट मैक्लॉ ने एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि की और 9 जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया। मामले की जाँच अभी जारी है। ब्रिस्बेन टेस्ट के 5वें अंतिम दिन आज ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 काल तक बिना किसी नुकसान के 8 रन बनाए। आज सुबह बारिश की वजह से मैच बाधित हुआ। अभी मैदान पर काले बादल छाए रहने की वजह से कम रोशनी के कारण मैच को रोका गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 7 विकेट गंवाकर 89 रन पर घोषित कर दी। भारत की तरफ से बुमराह ने 3 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए और उसके जवाब में भारत ने 260 रन बनाए और फिर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 89 पर घोषित कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।